मेरे प्यारे शेरनियों, स्वागत है आप सभी लोग का क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। यह पूरा आप लोगों के 2 घंटे से ज्यादा का वीडियो होने वाला है, जिसमें आप लोगों के चैप्टर 1 पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। यानी आप लोग सोच रहे होंगे सर जी कोई कोर्स में 10 दिन 15 दिन 1 महीना तक पढ़ाता है, एग्जाम में 15 नंबर तक के सवाल इस मतलब चैप्टर से आते हैं, तो क्या सच में 2 घंटे में ये पूरा जो चैप्टर है समाप्त तो हो जाएगा? तो बिल्कुल 2 घंटे के इस पूरे क्लास में आप लोग का यह चैप्टर बहुत अच्छे से समाप्त हो जाएगा, जिसमें आप लोग की इस क्लास में लेक्चर ही नहीं, पूरे आप लोगों के प्रीवियस ईयर के सवाल भी हम कराएंगे, जिसमें आप लोग उन सवालों को कैसे सॉल्व करना है, कैसे कॉन्सेप्ट को वहां अप्लाई करना है, उन सारी चीजों पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और जो आप लोगों का मैथ में 100 में 100 लाने का सपना है, टारगेट है, बस उसको आप लोग पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए और हमारे साथ जुड़ जाइए। और जितना आप लोगों के लिए समय मांगेंगे वह समय आप लोगों को दे देना है। तो यहाँ से क्लास 1 है, चैप्टर 1 है, और आप लोगों का टारगेट है कि नहीं भैया मैथ में 100 में 100 लाना चाहते हैं, तो आप एक अच्छा सा कॉपी लेकर जरूर नोट्स बनाइएगा और उसी नोट्स को बार बार रिवाइज करिएगा, ताकि आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट, सारे प्रॉब्लम आप लोगों के दूर हो जाए। ठीक है ना? तो वीडियो तो देखना ही है, लेकिन आप लोगों को हैंड रिटेन नोट्स बनाना है खुद से मेरे साथ। ठीक है ना? तो यदि आप लोग कॉपी कलम नहीं निकाले हैं तो निकाल लीजिए, और जैसे जैसे क्लास स्टार्ट होगा, जैसे जैसे हम आप लोगों को लिखवाते जाएंगे, बताते जाएंगे, वैसे वैसे आप लोगों को हमारे साथ लिखते रहना है। और पूरे इस 2 घंटे के क्लास में आप लोगों का यह चैप्टर पूरी तरह फिनिश हो जाएगा, और उसके बाद आप लोग प्रीवियस ईयर, मॉडल पेपर, सेंटर ऑफ एग्जाम, कोई भी क्वेश्चन को हाथ लगाइएगा वह सवाल धुआं धुआं हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं और स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 वास्तविक संख्या। तो आप लोगों के लिए एक प्यारा सा लाइन है कि हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था कि तेरे बस का नहीं है, अभी उन्हें करके दिखाना है। और आप लोगों के 100 में 100 टारगेट को देखकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि तेरे से ना हो पाएगा, अब समय आ गया है उनको करके दिखाने का। दम हिम्मत नहीं हारना है, हौसला बरकरार रखना है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग करके रहेंगे। तो चैप्टर 1 वास्तविक संख्या, यहां से आप लोग का चैप्टर स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले मन में आप लोगों का यह बात आता होगा कि भैया वास्तविक संख्या है क्या? वास्तविक संख्या को जानने से पहले क्या आप लोग ये नहीं जानना चाहेंगे कि वास्तविक संख्या आया कहां से? वास्तविक संख्या चैप्टर ही है आपका, लेकिन क्या वास्तविक संख्या कहां से आया, क्या आप लोग ये नहीं जानना चाहेंगे? तो आप लोगों के मन में बात जरूर आओगे, सर जी बिल्कुल जानना चाहेंगे कि आया कहां से है संख्या। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूरे नंबर्स की बात करना चाहेंगे। जरा ध्यान से आप लोग यहां देखिएगा। तो बाबू लोग यहां पर जो है आप लोग के लिए हम लिख देते हैं संख्या। पूरे संख्या जो होता है ना नंबर, इनको बोलते हैं नंबर। ठीक है ना? अब ये संख्या आप लोग आज तक अपने मैथमेटिकल फॉर्म में, अपने जीवन में जितनी भी संख्या आप लोग देखे होंगे, उन सभी को हम लोग बोलते हैं संख्या। यहां से संख्या का कहने का मतलब है कि आप लोग का जीवन, लाइफ, आप लोग का स्टाइल। जैसे आप लोग एक रियल लाइफ जिंदगी जीते हैं और एक आप लोग सोचते हैं, तो हम लोग का जो लाइफ स्टाइल है, जो हम लोग का जीवन है, वो 2 तरह से आधारित होता है। एक हम लोग रियल में जीते हैं और एक हम लोग इमेजिनरी सोचते हैं। जैसे फिल्म में देख लेंगे कि एगो हीरो 10 गो गुंडा के मार रहा है, तो देखने को हमारे अंदर भी जान आ जाता है कि हम 10 गो के मार देंगे, ऐसा होता होगा। तो वैसे ही संख्या होता है। तो संख्या पूरा समूह होता है, ऑल। तो इस संख्या को जो बंटवारा होता है ना बाबू, ये 2 भाग में होता है। ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे बंटवारा होता है। इस संख्या का जो बंटवारा होता है वह 2 भाग में होता है। एक होता है वास्तविक संख्या, जो हम लोग का चैप्टर ही है। अब आप लोगों को समझ में आ गया कि सर जी ये वास्तविक संख्या जो है यह कहां से आया है। तो संख्या का बंटवारा जब हुआ था तो उसमें एक आया था वास्तविक संख्या और एक आया था हम लोग का काल्पनिक संख्या। ये आप लोग का पूरी तरह से यहाँ पर लिखा चुका है। तो ऐसे ही आप लोग हमारे साथ लिखते रहेंगे। एक हो गया वास्तविक संख्या और एक हो गया काल्पनिक संख्या। वास्तविक को बोलते हैं रियल नंबर और काल्पनिक संख्या को बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। तब आपके माइंड में ये जरूर आ रहा है सर जी इसमें नंबर कौन कौन होते हैं, जरा नंबर बता दीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो वास्तविक संख्या में जो नंबर आते हैं ना बाबू, वो सारे नंबर आते हैं।
आज तक अपने जीवन में जितने नंबर देखे हैं ना, जैसे देखिएगा -4/3, ठीक है ना, -0.5, 0, 1, 2 मान लीजिए कि 3 हो गया, ठीक है ना, 6 मान लीजिए कि 5 हो गया, 4.2 हो गया। ऐसे जितने नंबर आते हैं ना पॉइंट में, दशमलव में, बाटा में, माइनस में, ठीक है ना, ये सारे के सारे नंबर आप लोग को वास्तविक संख्या, ये भी नहीं, अभी और समझिए रूट वाले नंबर भी, √3, √5, ठीक है ना, ये सारे नंबर जो है वास्तविक संख्या में आते हैं, ठीक है ना। तब कहेगा सर जी सारे नंबर तो हमारे वास्तविक संख्या में आ गए, तो काल्पनिक संख्या में कौन नंबर आते हैं? तो काल्पनिक संख्या में जो नंबर आते हैं ना, वह आते हैं √ में -3, √ में -5, √ में -6, यानी √ में माइनस वाला जो नंबर आता है ना, ये है काल्पनिक संख्या, इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। और आगे चल के इसका कोई प्रकार, कोई टाइप नहीं होता है, यानी इसका जो है कहानी यहीं पर स्टॉप हो जाता है, ये आगे नहीं बढ़ पाता है, स्टॉप, इसका कहानी यही से क्या होता है बउआ, हम लोग का स्टॉप हो जाता है। अब वास्तविक संख्या का बंटवारा फिर होता है, ठीक है ना। जैसे आप लोग समझ सकते हैं कि मेन मालिक था संख्या, संख्या का बंटवारा 2 भाग में, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब काल्पनिक संख्या का कुछ नहीं होता है, आगे वैसे रुक जाता है। अब वास्तविक संख्या का बंटवारा यहाँ से चालू होता है। तो वास्तविक संख्या का जो बंटवारा होता है बउआ लोग, तो एक होता है अपरिमेय संख्या, याद रखिएगा, ये होता है यहाँ से अपरिमेय संख्या। और जैसे ही अपरिमेय संख्या हो गया तो अगला तो आप लोगों को पता होगा कि सर जी ये हम लोग का हो जाएगा परिमेय संख्या। तो यहाँ से नंबर का जो होता है ना उत्पत्ति होता है ऐसे। तो वास्तविक संख्या का फिर बंटवारा 2 भाग में हो गया, अपरिमेय और परिमेय। अपरिमेय में पता है ना नंबर कौन कौन आते हैं, रूट वाले, जैसे √2 हो गए, √3 हो गए, √5 हो गए। जैसे इतना सारा नंबर लिखे हैं ना, इतना सारा नंबर, तो जो रूटवा वाला नंबर होता है ना बाबू, तो ये आता है अपरिमेय में। हाँ, जो है सब जितना नंबर ये आप लोग देख रहे हैं ना, ये सब आता है परिमेय में। हम यहाँ लिख देते हैं -4/3, फिर आप लोगों का -0.5, फिर 0, फिर 1/2, ठीक है ना। ये सारे नंबर आते हैं परिमेय में। बात आ गया समझ में, इतने नंबर आ गए परिमेय में और इतने नंबर आ गए अपरिमेय में। अब यहाँ समझिए अपरिमेय का भी जो कहानी होता है ना, वह आगे नहीं बढ़ता है, ये भी यहीं पर स्टॉप हो जाता है। कौन? हम लोग का अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या का कोई प्रकार नहीं होता है, ठीक है ना। अब यहाँ से आते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का जब बंटवारा होता है तो यहाँ देखिएगा बाबू लोग, ठीक है ना, कैसे कैसे फिर बंटवारा होता है। तो परिमेय संख्या का बंटवारा होता है तो एक यहाँ पर आता है हम लोग का पूर्णांक, ठीक है ना। क्या आता है? पूर्णांक। अब पूर्णांक आने के बाद यहाँ पर आता है एगो अपूर्णांक, ठीक है। तो अब कहिएगा सर जी इसमें कौन कौन नंबर आते हैं, तो अब यहाँ समझना है आप लोगों को, ध्यान से जरा देखिएगा। तो इतने सारे नंबर में, ठीक है ना, तो आप लोग देख रहे होंगे कि कोई नंबर कंप्लीट है, कोई नंबर दशमलव में है। तो पूर्णांक में जो नंबर आते हैं ना, पूर्णांक में नंबर वह 0, 1, 2, 3 ये सब सारे नंबर आएंगे, ठीक है ना। इधर -1, -2 इतने सारे नंबर आते हैं। मतलब पूर्णांक में जो नंबर आते हैं ना, वो पॉइंट वाला नहीं आता है, मतलब कंप्लीट नंबर आएगा, या तो प्लस में या तो माइनस में, ठीक है ना। लेकिन पॉइंट वाला नंबर नहीं आता है। इसमें याद रखना है कि पूर्णांक में पॉइंट वाला नंबर नहीं आता है, आएगा तो कंप्लीट नंबर, या तो प्लस में या तो माइनस में। कंप्लीट नंबर कहने का मतलब कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 100, 200, 500 ये सब कंप्लीट नंबर है। फ्रैक्शन में चाहे दशमलव में नहीं है। हाँ, अपूर्णांक में जो रहता है ना, ये पॉइंट वाला आएगा। जैसे माइनस का मान लीजिए कि 2.3 हो गया, ठीक है ना, आप लोगों का 1.3 हो गया, 4 पॉइंट आप लोग का 5 हो गया। तो अपूर्णांक में जो आता है ना, वो पॉइंट वाला नंबर आप लोग का आता है। यहाँ तक बात आ गया समझ में। अपूर्णांक को भी जो हम लोग बांटते हैं ना, वो हम लोग का 3 भाग में बांट देते हैं। जैसे एगो आप लोग का 0, ठीक है, और एक मतलब एगो 0 वाला, एगो आप लोग का यानी से धनात्मक, मतलब एगो 1, 2, 3, 4 ऐसे वाला नंबर हम बांट देते हैं। एगो इन्हें बांट देते हैं -1 वाला, -1, -2, -3 ऐसे वाला हम लोग बांट देते हैं। बात आया समझ में। तो ये पूरा नंबर का जो है बंटवारा ऐसे होता है। फिर आप लोग का 0,
और ये नंबर मिलकर हो जाता है पूर्ण संख्या। पता है ना पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो जीरो से लेकर जीरो और गिनती की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। तो इन दोनों को मिला दीजिएगा तो पूर्ण संख्या होता है। खाली एकरा का बोलिएगा तो प्राकृत संख्या होता है। तो इतना सारा कहानी हम लोगों का है। तो अब ये तो था आप लोग के वन शॉट में पूरे नंबर्स की जानकारी, जो कि आप लोग को ऑन द स्क्रीन एक बोर्ड में सारे नंबर्स का जानकारी हम लोग दे दिए हैं। इसमें कोई दिक्कत कोई समस्या आप लोगों को नहीं है। अब इसके बाद हम लोग बारीकी से सारे चीज को पढ़ेंगे, मतलब पूरा फुली डिटेल में वास्तविक संख्या को पढ़ने जा रहे हैं, फुली डिटेल में परिमेय को पढ़ेंगे, फुली डिटेल संख्या में अपरिमेय और भाज्य संख्या अभाज्य संख्या पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है ना, ये था पूरा मतलब इसका कवर भाई, कवर। ठीक है ना, मतलब वन द सारांश हम लोग बोल सकते हैं कि कहां से कैसे नंबर कौन से उत्पत्ति कैसे हुआ है। चलिए तो अब यहां से आता है हम लोग का, ध्यान से देखिएगा, वास्तविक संख्या। व्हाट इज रियल नंबर? वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? ठीक है, आप लोग बचपन में सुने होंगे संख्या रेखा। संख्या रेखा कौन कौन सुने हैं कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा। ठीक है ना, कि सर संख्या रेखा के बारे में हम लोग सुने हैं। तो संख्या रेखा कहेगा सर संख्या रेखा क्या होता है? अच्छा, आप लोग स्केल देखे हैं? मेरे पास अभी एक स्केल होगा। ठीक है ना, जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये स्केल आप लोग दिख रहे हैं ना, आपके पास स्केल होगा, इसी को बोलते हैं संख्या रेखा। ठीक है ना, एक में माइनस वाला इधर नंबर नहीं है, खाली प्लस वाला है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि संख्या रेखा पर जितनी संख्याएं शो हो सकती हैं, जितनी संख्याएं आ सकती हैं, ठीक है, उन सारे संख्याओं के समूह को बोला जाता है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? आप लोग परिभाषा क्या लिखेंगे? वैसी संख्या जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक संख्या। अब इसका आप लोग जरा सा यहाँ पर देख लेंगे। ये हम मान लेते हैं कि ये संख्या रेखा है, ये हो गया प्लस का इन्फिनिटिव। ठीक है, और इधर आप लोगों का हो गया माइनस का इन्फिनिटिव हो गया, और बीच में जो है बउआ हम लोग का कितना हो गया? बीच में जीरो हो गया। ठीक है, तो जीरो हो गया तो पता है ना कि बीच में इधर आएगा तो एक वाला नंबर, इधर दो वाला नंबर, इधर आएगा तो तीन वाला नंबर, इधर आता -1, इधर आएगा -2 और इधर आएगा -3। तो इन्हीं नंबर्स लाइन पर, ठीक है ना, आप जितनी संख्याएं शो कर सकते हैं, जितनी, वो सारे के सारे संख्या को कहते हैं वास्तविक संख्या। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा बाबू? तो आप लोग हमारे साथ लिखेंगे। ठीक है ना, परिभाषा। चलिए जल्दी से ध्यान से आप लोग लिखेंगे परिभाषा कि वैसी संख्या जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, वैसी रेखा मतलब वैसी संख्या जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है तो उन्हें वास्तविक संख्या कहा जाता है। तो उन्हें वास्तविक संख्या कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया। और जैसे में आप लोगों को लिखना होगा ना, जैसे में, तो जैसे में आप लोग सारे नंबर लिख दीजिए। ठीक है ना, जैसे -5, -3.5, ठीक है ना, -2.5, ठीक है ना, 0, ठीक है, 1/2, फिर आप लोगों का 1, फिर आप लोगों का 3/2, ठीक है ना। ये सारे नंबर्स होते हैं कौन से नंबर? ये सारे के सारे वास्तविक संख्या होते हैं, रियल नंबर। यही है रियल नंबर। आए बात समझ में? यानी आप लोग बोल सकते हैं ना कि रियल नंबर में कौन कौन नंबर आते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, जैसे वास्तविक संख्या आप लोग एकदम नोट में लिखिएगा, नोट में, कि वास्तविक संख्या में कौन कौन नंबर आते हैं। वास्तविक संख्या हो गया ना। अब एकरा में देखिए हम लिखते हैं, एकरा में आएगा परिमेय संख्या। ठीक है ना, परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या, पूरा
A to Z परिमेय और अपरिमेय को मिला दीजिएगा तो ये क्या कहलाता है हम लोग का वास्तविक संख्या। तो आप लोग इसको जरूर से जरूर आप लोग लिखिएगा कि वास्तविक संख्या बराबर परिमेय और प्लस यहाँ आगे और लिख लीजिएगा अपरिमेय संख्या। हो गया बाबू, कोई दिक्कत नहीं है। तो वास्तविक संख्या के बारे में कंप्लीट जानकारी आप लोगों को मिल गया। अब आप लोगों को कोई नहीं भुलवा सकता है कि वास्तविक संख्या है क्या। बोलिए आप लोग मेरे साथ कि वैसी संख्या जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। कोई दूसरा परिभाषा कोई बोलेगा पूछने के लिए कि कोई और परिभाषा बताइए तो बोलिएगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं के योगफल को हम लोग वास्तविक संख्या बोलते हैं। ये भी आप लोगों का सही है। अब इसके बाद जो आता है बाबू, ठीक है ना, वास्तविक संख्या का पूरा कहानी पूरा चीज खत्म हो जाता है। अब हम लोग यहाँ से सीखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कि परिमेय संख्या क्या है और हमारा अपरिमेय संख्या क्या है। आप लोग आज तक परिमेय संख्या का जो परिभाषा है ना वो गलत याद करते हैं। आप लोग नहीं समझ पाते हैं कि परिमेय संख्या है क्या, कैसे पहचानेंगे। जब हम भी पढ़े थे ना तो हमको ही बड़ा कन्फ्यूजन था कि परिमेय अपरिमेय में कुछ ना कुछ तो लोचा है, मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा है। लेकिन आज आप लोग यदि वह देखते हैं ना पूरा लेक्चर तो परिमेय और अपरिमेय को आप लोग चुटकियों में ना चाहेंगे। देखिए परिमेय और अपरिमेय का पहले मतलब समझा देते हैं। परिमेय का मतलब होता है कि P बटा में Q। अब P बटा Q का मतलब होता है कि P भी आप लोग का पूर्णांक संख्या चाहिए। अब कहेगा सर ये पूर्णांक का होता है, Q भी क्या चाहिए हम लोग का पूर्णांक चाहिए। मतलब एक और कहने का बस मतलब है ना कि P बटा Q के रूप में होना चाहिए। यानी इसका मतलब यह है कि P और Q में कोई भी नंबर दशमलव में नहीं होना चाहिए, मतलब सॉरी दशमलव बोल रहे हैं, रूट में नहीं होना चाहिए। P और Q कोई भी संख्या रूट में नहीं होना चाहिए बस, मतलब P भी मतलब रूट में नहीं होना चाहिए, Q भी रूट में नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोगों का 3 तो कहेगा सर 3 P बटा Q में क्या है, 3 का मतलब होता है 3 बटा 1। तो 3 बटा 1 हम लोग का परिमेय संख्या है, ठीक है ना। हम लोग का 4 बटा 5 ये क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है ना। लेकिन कोई बोल देगा रूट 2 बटा में 3 ये परिमेय नहीं है, क्यों, क्योंकि हर संख्या रूट में है। तो जहां संख्या रूट में आ गया और वह बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है ना, वह अपरिमेय। आए बात समझ में, अब समझ में आ गया होगा। हम एक बार और बोलते हैं कि जो संख्या रूट में है और वह रूट से बाहर नहीं निकल सकता है अपरिमेय, सीधे जोड़ घटाओ गुना भागा कोई सही रहे, ठीक है ना। रूट से बाहर नहीं निकल सकता है अपरिमेय, रूट से बाहर निकल जाएगा परिमेय, या रूट नहीं रहेगा तो परिमेय कहलाएगा। आए बात समझ में। तो हम लोग लाइन बाय लाइन समझते हैं परिमेय संख्या के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर देंगे अपने कॉपी में कि परिमेय संख्या लिख के इसका परिभाषा हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना, कि हम लोग का परिमेय संख्या क्या है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। देखिए परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं तो इन्हें हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या। लेकिन एकरा में बस छोटे छोटे ट्विस्ट हैं, छोटे छोटे लॉजिक हैं जो बहुत ज्यादा काम आएंगे। देखिए कैसे हैं। तो आप लोगों को यहाँ लिखना है कि वैसी संख्या जिन्हें P बटा Q के रूप में P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, तथा P और Q एक पूर्णांक संख्या हो, तथा P और Q एक पूर्णांक संख्या हो। कोष्ठ में लिखना है Q इक्वल टू नॉट जीरो, मतलब कि नीचे वाला जो नंबर है ना वो जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला जो नंबर है वह जीरो नहीं होना चाहिए। तो कहेगा सर जी नीचे वाला जीरो हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। देखिए यदि आप लोग नीचे वाला जीरो, हम यहाँ 2 बटा 0 हम लिख देते हैं, तो नीचे जीरो का मतलब होता है ना कि नंबर इनफाइनाइट का रूप ले लेता है, इसको बोलते हैं अपरिभाषित, वह संख्या परिभाषित नहीं हो पाएगा। इसीलिए नीचे वाला का मान जीरो कभी नहीं हो, इसीलिए हम लोग कहते हैं Q इक्वल टू नॉट जीरो। एवं P और Q
P और Q का HCF एक होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। बात आया समझ में। तो आप लोग यहां समझिएगा, हम यहां लिखवा देते हैं एकदम नोट में शानदार कि परिमेय संख्या के लिए कौन कौन लॉजिक ध्यान से आप लोग देखिएगा। हम यहां पर लिख देते हैं, आप लोग अच्छे से अपने कॉपी में एकदम वन शॉट में लिख लीजिएगा यहाँ पर साइड में कहीं पर कि परिमेय संख्या जो होता है वह क्या क्या डिमांड करता है। सबसे पहला चीज कि वह P/Q के रूप में मांगता है ना, वह P/Q के रूप में हम लोगों से मांगता है, ठीक है। दूसरा का चीज वह यह मांगता है कि Q का जो मान है वह 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीसरा का यह डिमांड करता है कि P और Q का HCF एक हो। और चौथा ये डिमांड करता है कि P और Q पूर्णांक हो। पूर्णांक एकरा में लिखे है ना, हाँ, P और Q पूर्णांक हो। इतना चीज परिमेय संख्या में होता है बाबू, याद रखो, ठीक है ना। यदि इतना में से कोनो एको फेल हुआ तो वह परिमेय संख्या नहीं है। तो अब आप लोग कपारे हाथ धके गिरे होंगे कि बाप रे बाप, आज तक परिमेय संख्या के बारे में इतना डिटेल में थोड़े हम लोग पढ़े थे। ससुरा ऊपरे ऊपरे पढ़ा दिया था, आज न पता चला कि परिमेय संख्या में इतना टर्म एंड कंडीशन होता है 4 गो। बात आया समझ में। परिमेय संख्या में 4 गो टर्म एंड कंडीशन होता है। पहला कंडीशन P/Q के रूप में, दूसरा का कंडीशन Q = ≠0, तीसरा का कंडीशन P और Q का HCF 1 हो, चौथा P और Q पूर्णांक 1 मतलब P और Q पूर्णांक हो। आई चारों में से बाबू याद रखना, एको फेल हुआ, एको मतलब अनवेरीफाई हुआ, एको पर शक हुआ, एको धोखा दिया तो परिमेय संख्या नहीं कहलाएगा। आया बात समझ में। अब आप लोगों के दिल का दर्द कुछ कम हुआ होगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से लिख लीजिए। एग्जाम्पल में हम यहाँ लिखवा देते हैं। एग्जाम्पल में जैसे 2 लिख लीजिए, 3 लिख लीजिए, 6/6 आप लोग 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। 8.2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। ETC आप लोग कर लीजिए। सारे नंबर जो है हम लोग के परिमेय संख्या में आते हैं। आया बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आता है हम लोग का। अब यहाँ पर पहचानना है, देखिए हम तो सोचे कि सवाल नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर सवाल आ गया। और आपके सवाल क्या है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, और यह सेंटअप एग्जाम 2023 का सवाल है। आप लोग देख सकते हैं कि परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का हम क्या पहचान बताए हैं कि वैसी संख्या जो रूट से बाहर ही निकल जाएगा, वही ना बताए हैं कि जो रूट से बाहर ही निकल जाएगा वह परिमेय है, जो रूट से बाहर ही नहीं निकल पाएगा वह अपरिमेय कहलाएगा। आइए चेक करते हैं। तो 16 का वर्गमूल तो 4 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, लेकिन 7 का वर्गमूल नहीं हो पाता है। तो 4 + √7 मतलब देखिए 16 का तो 4 निकल गया, लेकिन 7 नहीं निकल पाया बाबू, 7 नहीं निकल पाया। तो 7 नहीं निकल गया तो 7 तो फंस गया, यानी बसंती कुत्तों के जाल में फंस गई। जब बसंती कुत्तों के जाल में फंस गई तो बाबू ये वाला आंसर नहीं होगा। आइए इसको चेक करते हैं। 100 का वर्गमूल होता है 10, हाँ यो 100 का वर्गमूल होता है 10। तो ये दोनों बाहर निकल गया, तो दोनों बाहर निकल गया तो यही परिमेय संख्या है, ठीक है। आइए देखिए 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, लेकिन 3 का नहीं निकल पाएगा, इसीलिए यह नहीं है। 25 का तो 5 निकल जाएगा, लेकिन 5 का वर्गमूल नहीं होता, इसीलिए नहीं हो पाएगा, इसलिए यह गलती है। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर जो है वह B नंबर हो जाएगा। तो क्या ऐसे नंबर पहचान में आएंगे? रूट में नंबर जहां दिखेगा, यदि वो मशक्कत करने के बाद, कोशिश करने के बाद, दम लगाने के बाद वह संख्या रूट से बाहर नहीं निकल पा रहा है तो वह संख्या कहलाएगा आप लोग का अपरिमेय। यदि बाहर निकल गया, रूट से बाहर, रूट खत्म हो गया तो परिमेय कहलाएगा। रूट में है तो अपरिमेय, रूट में नहीं है तो परिमेय। बस यही कहानी होता है, यही लॉजिक होता है। तो ये तो था परिमेय संख्या का। अब यहाँ पर जरा अपरिमेय संख्या का परिभाषा आप लोग लिख लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि काम करेगा। अपरिमेय संख्या आप लोग मेरे साथ लिख लेंगे। अपरिमेय संख्या
चलिए जल्दी से इसका परिभाषा आप लोग कैसे लिखते होंगे, ऐसे लिखते होंगे कि वैसी संख्या जिनको P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं अर्थात P या Q कोई एक पूर्णांक संख्या न हो। मतलब P और Q जो है वो पूर्णांक संख्या हम लोगों का नहीं रहेगा, रूट में रहेगा, ठीक है ना। तो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में बस आप लोग इतना समझना है ना, जैसे में कि अपरिमेय संख्या का मतलब होता है रूट में नंबर से √2, √3, ठीक है ना, 1/√2, ठीक है, आप लोग का 2√3/5, ठीक है ना, रूट आप लोग का 8 etc, ठीक है ना। याद रखिएगा √9 पूछेगा ना तो ये अपरिमेय नहीं है, ठीक है। आप तो कहेगा कि पुरुषोत्तम भैया बताए हैं कि रूट में रहेगा तो वह अपरिमेय होता है। बाबू वह रूट से बाहर नहीं निकलना चाहिए, रूट से बाहर नहीं निकलेगा, रूटे में फसल रहेगा तब वह होता है अपरिमेय। से 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा, ये परिमेय है। आप लोगों से 16 कहेगा, 16 का 4 हो जाता है, ये सारे नंबर परिमेय हैं। आप लोगों को ट्रैप करेगा, फंसाएगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो जो संख्या रूट में से बाहर निकल जाएगा परिमेय, जो नहीं निकलेगा अपरिमेय। चलिए यहाँ तक हो गया। ये अब आइए यहाँ पर हम लोगों से बोला गया है ना कि √19 क्या है। √19 क्या है? क्या आप लोग 19 को बाहरी निकाल सकते हैं? 19 किसी का वर्गमूल होता है, चाहे किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है, नहीं होता है, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। बी नंबर देख रहे हैं कैसे खटा खटा बन रहा है। अब यहाँ पर आ गया कि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो सम पूर्णांक क्या होगा। यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट आप लोगों को लिखवाने जा रहे हैं, जो कि आप लोगों को ध्यान पूर्वक एकदम समझना है, ठीक है ना, नोट में, कि ये क्या होता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, बहुत ज्यादा, ठीक है ना। एग्जाम के लिए एकदम गारंटेड है कि लड़ेगा ही लड़ेगा। ध्यान से हम यहाँ लिख रहे हैं कि यदि, ठीक है ना, यदि m कोई पूर्णांक हो, एकदम ध्यान से देखना, यदि m कोई पूर्णांक हो, यदि m कोई पूर्णांक हो, तो m कोई पूर्णांक हो गया तो याद रखिएगा पूछेगा ना कि सम संख्या क्या है। हम लोगों से सम संख्या हम लोगों से पूछेगा जरूर कि सम संख्या का फॉर्मेट क्या होता है। यहां आप लोगों को सिखा रहे हैं सम संख्या। देखिए यदि m कोई पूर्णांक है तो आप एकरा में, ठीक है ना, सम अंक से गुना करेंगे। जैसे 2 4 6 8 से गुना कर देंगे ना तो सम हो जाता है, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ कर देते हैं 2m, ठीक है ना, कमा हम कर देते हैं 2m क्या है, सम संख्या है, ठीक है ना। याद रखिएगा हम यहाँ 4m लिख देंगे, सम संख्या है। हम यहाँ लिख देंगे 6m, सम संख्या है। हम यहाँ पर लिख देंगे 8m, सम संख्या है। मतलब m कोई पूर्णांक संख्या है और आप इसमें 2 4 6 8 से गुना कर देते हैं तो ये सम संख्या बन जाता है। क्या बनता है? सम संख्या। तो ये 2m 4m 6m ये सारे के सारे सम संख्या का फॉर्मेट है। अब बताइए सम संख्या में सम संख्या जोड़िएगा तो समय संख्या ना मिलेगा। जैसे आप लोग 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 मिलेगा, तो 6 समय संख्या है ना। तो सम संख्या में सम संख्या जोड़िएगा सम संख्या मिलता है हमेशा, ऑलवेज। तो आप लोगों से 2m 4m 6m 8m, ठीक है ना, ये सब सम संख्या है। और समझिए और एकरा में यदि आप लोगों से बोल देगा कि 2m + 2 ये सम संख्या है, 2m + 4 सम संख्या है, 2m + 6 सम संख्या है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी सम संख्या है 2m, और एकरा में आप सम संख्या जोड़ेंगे तो सम संख्या प्राप्त होता है।
बात आया समझ में? यदि आप इसमें कोई विषम संख्या जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होता है विषम संख्या, ठीक है ना। यहाँ देखिए, ये सब लिखते रहिए कॉपी में अच्छे से। यदि आप लोगों से हम पूछते हैं कि बाबू बताइए कि विषम संख्या का फॉर्मेट क्या होगा, तो विषम संख्या बनाने से पहले आप लोगों को सम संख्या बनाना पड़ता है। और सम संख्या का फॉर्मेट ये होता है 2m 4m 6m 8m, यही होता है। तो यदि आप एक विषम नंबर जोड़ देंगे से 2m + 1, ये विषम कहला जाएगा हम लोग का। यहाँ देखिए 2m + 1 हो गया ना। अब यहाँ पर क्या हो गया, 4m है, तो 4m में आप लोग 1 जोड़ देंगे, विषम हो जाएगा, क्योंकि है सम है, सम प्लस विषम विषम होता है। आप लोग के लिए हम यहाँ पर एगो सूत्र लिख देते हैं, लिख लीजिएगा कि सम संख्या, ठीक है ना, सम संख्या प्लस सम संख्या, सम संख्या प्लस सम संख्या होता है सम संख्या, ठीक है। और यहाँ याद रखिएगा, हम यहाँ लिखते हैं कि सम संख्या प्लस यहाँ पर लिखते हैं विषम संख्या। तो सम में विषम जोड़ेंगे ना, तो ये हम लोग को मिलता है विषम संख्या। तो ये आप लोग जल्दी जरूर लिखें कॉपी पर, ठीक है। इतना चीज आप लोग जरूर अच्छे से नोट करके इतना चीज जरूर लिखें। तो ये 4m + 1 सब विषम हो जाएगा, 6m प्लस का 3 है सम है, और सम में विषम जोड़िएगा, विषम मिलेगा। बात आया समझ में? तो हम लोगों को बोला गया है कि धनात्मक सम पूर्णांक, देख रहे हैं क्या बोला है, सम पूर्णांक। सम पूर्णांक मतलब क्या कि सम में सम जोड़ना पड़ेगा। सम लाने के लिए सम में क्या जोड़ना पड़ेगा, सम। चलिए, है सम में जोड़ा है विषम, नहीं हो पाएगा। सम में सम जोड़ा है सम मिलेगा, सही है। सम में विषम जोड़ा है विषम मिलेगा, सम में विषम जोड़ा है विषम मिलेगा, गलती हो गया। देख रहे हैं सवाल तक कैसे हम लोग पहुंच पा रहे हैं। ये होता है कॉन्सेप्ट का पावर। यदि समझ लेते हैं तो सवाल चुटकियों में, नैनो सेकंडों में सवाल आप लोगों से बनने लगते हैं। अभी तो स्टार्ट है, अभी तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं पाई का कहानी। पाई क्या है, तो सबसे पहले आप लोगों को हम यहाँ कुछ पाई का रहस्य बता रहे हैं। याद रखिएगा हमेशा कि जो पाई होता है ना बाबू, ये नोट में लिखिए एकदम अच्छे से, क्वेश्चन पे ही आप लोगों को समझ जाना है, नोट में याद रखना है। पाई जो होता है ना बबुआ लोग, ये हम लोग का होता है अपरिमेय संख्या, पाई। और याद रखिएगा कि यहाँ जो लिखवा रहे हैं 22/7, ये जो होता है ना, ये परिमेय संख्या होता है। कहिएगा सर जी ये कैसे सर जी, पाई के न मान 22/7 होता है, तो पाई अपरिमेय हो गया, 22/7 परिमेय हो गया, ये कैसे? तो बाबू आप लोग और एगो याद रखिएगा, जो पाई का जो मान होता है ना, वह 22/7 नहीं होता है। ये कहिएगा सर जी आप तो मैथ का धागा खोल रहे हैं, धागा। तो यहाँ देखो, तो ये जो पाई होता है ना, पाई का मान 22/7 नहीं होता है। तो कहोगे सर जी जीवन भर तो ये पढ़ते आ रहे हैं पाई का मान 22/7 होता है। नहीं, एक मतलब अप्रोक्स में होता है। पाई जो रहता है ना, एक अप्रोक्स में जो मान होता है ना 22/7 होता है। याद रखिएगा, रियल वैल्यू नहीं होता है। पाई का रियल वैल्यू जो होता है ना, वो 22/7 नहीं होता है, अप्रोक्स में होता है, अनुमानित लेते हैं, लगभग में करके लेते हैं। इसीलिए पाई अपरिमेय हो जाता है और 22/7 परिमेय हो जाता है, ठीक है। तो पूछा है पाई क्या है, तो पाई एगो अपरिमेय संख्या है, ठीक। इसको भी आप लोग जल्दी से लिखिए, ठीक है ना, जल्दी से। यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। तो अब आते हैं थोड़ा सा अंक का जानकारी हम लोग ले लेते हैं कि अंक भाई कै गो होते हैं, ठीक है ना। अंक के बारे में, डिजिट के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम लोग ले लेते हैं। ये अंक क्या है, व्हाट इज डिजिट। अंक मतलब होता है ना, जानते हैं क्या, कि जो आप लोग एक को अक्षर ये मतलब सुनते हैं ना, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनको बोलते हैं अंक। क्या बोलते हैं, अंक। तो कहेगा सर जी, ओ सर जी हम लोग के तो अंक जो है ना, वह तो कै गो हो गए, 0 हो गए, 1 हो गए, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए। तो कुल अंक कै गो हो गए, तो कुल अंक हो गए 10। 10 गो है, गिन लो, ठीक है ना। कुल अंक कै गो होते हैं, 10 गो। अब इसी में आता है हम लोग का सम अंक। क्या आता है बाबू लोग, सम अंक। सम अंक होता है 0 2 4 6 8, ठीक है। अब यहां से आइए, ठीक है ना,
अब यहां से विषम अंक 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है ना, ये हो गया विषम अंक, कोई दिक्कत नहीं। और संख्या कहेगा सर संख्या कितना होता है, तो संख्या अनगिनत होता है, ठीक है ना, संख्या जो होता है वह अनगिनत होता है, इनफाइनाइट होता है, संख्या का अंत नहीं है। संख्या बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे, कितना गिनिएगा, नहीं होते हैं ठीक है, इतना जाना, अंक 10 गो, सम अंक कितना, विषम अंक कितना, ठीक। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आता है अब आप लोगों का भाज्य और अभाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम लोग यहां समझते हैं कि भाज्य संख्या क्या है, इसको समझना तनी बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है कि भाज्य संख्या है क्या। तो अब जरा ध्यान से सुनिएगा, भाज्य है क्या, कि जैसे आप लोग अपने जीवन में बहुत सारे संख्या देखे होंगे, ठीक है ना, तो सबसे पहले भाज्य संख्या पॉजिटिव नंबर होता है, धनात्मक संख्या होता है, ठीक है ना, भाज्य संख्या माइनस में नहीं होता है, भाज्य संख्या क्या में होता है, प्लस, ठीक। अब प्लस में भी कौन कौन नंबर होते हैं, तो ऐसी संख्या जिनको कम से कम 3 गो अंक काट देवे, हम जो बोले समझे आप लोग, मतलब ऐसा अंक, ऐसा संख्या बोलते हैं, मतलब ऐसा धनात्मक संख्या जिसको 3 गो संख्या कम से कम काट देवे, कम से कम 3 गो, याद रखिएगा, कम से कम 3 गो संख्या काटेगा तो ओकरा के बाबू बोलते हैं भाज्य। बताया समझ में, कम से कम 3 गो काटेगा तो उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। तो कहेगा सर कौन कौन है, आइए दिखाते हैं, पहले परिभाषा लिख देते हैं। ऐसी धनात्मक संख्या, ऐसी धनात्मक संख्या जो कम से कम कम 3 संख्याओं से विभाजित हो, अर्थात जिनका, ठीक है ना, चाहे इसको लिखवा देंगे नीचे नोट में, ठीक है ना, अर्थात वाला, तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। अब यहां आप लोगों को लिखना है, ठीक है ना, शॉर्ट में, भाज्य जिनका कम से कम जिनका कम से कम 3 गुणनखंड हो, बस, ठीक है। आज ये जैसे में स्टार्ट करते हैं, नंबर, धनात्मक नंबर चाहिए, धनात्मक नंबर में 1, क्या एक 3 गो, क्या एक 3 गो संख्या से कट जाएगा, क्या एक 3 गो संख्या से कट जाएगा, कहेगा ना सर, एक तो खाली एक से कटेगा, तो ये नहीं होगा। आ जाइए 2, क्या 2 3 गो संख्या से कट जाएगा, 2 1 से कट सकता है, 2 2 से कट सकता है, और हमने के एगो और चाहिए, 2 और कोनो से कट ही नहीं सकता है, यो नहीं होगा। अब आइए 3 से, और 3 संख्या लेते हैं, 3 कोना से कटेगा, 3 1 से कट सकता है, 3 2 से कटेगा नहीं, तो कोनो कोनो का सर 3 2 सर जी 3 2 से कट नहीं जाएगा, 1.5 बार में नहीं, पॉइंट में नहीं, कंप्लीट पूर्ण बार में कटना चाहिए।
तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, तीनों नहीं हो पाएगा। तो हम लोग का स्टार्टिंग होता है 4 से, ठीक है ना। 4 1 से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 4 से कम 3 से कटना चाहिए। 4 हो गया, 5 नहीं होगा, 6 होगा, 7 नहीं 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, ठीक है ना, फिर 12 होगा, इतने सारे नंबर होंगे, ठीक है। तो अब यहां से आप लोग देख लिए ना, ये होता है। तो भाज्य संख्या का स्टार्टिंग कहां से होता है? 4 से। तो पूछता है छोटी भाज्य संख्या, छोटी भाज्य संख्या। तो सब आप लोगों के सामने छोटी भाज्य संख्या कौन हो गया? 4 का कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। छोटी भाज्य संख्या 4। महत्तम भाज्य संख्या पूछेगा, नहीं पता है। महत्तम कितना तक आ सकता है? संख्या जब अनगिनत है तो हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है ना। तो महत्तम पूछे भी नहीं करेगा। तो याद रहे छोटी भाज्य संख्या कौन होता है? 4। ठीक, बढ़े आगे। अगला आता है हम लोग को अभाज्य संख्या पूछा है। तो अभाज्य संख्या पहले ये समझ लेते हैं, तब ओकरा बाद हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब पता है क्या होता है? कहेगा सर जी क्या होता है? अब आप ही ना बताइएगा, हम लोग तो अभी बच्चे हैं, नादान हैं, हमें क्या पता है सर। अभाज्य संख्या का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो कम से कम 2 अंक से कटे। मतलब कम से कम 2 मतलब भाज्य संख्या कै गो से कटना चाहिए? कम से कम 3 या 3 गो से ज्यादा, ठीक है। लेकिन अभाज्य में बस 2 बस। वैसी धनात्मक संख्या, ठीक है ना, वैसी धनात्मक संख्या, वैसी धनात्मक संख्या, वैसी धनात्मक संख्या जिनका सिर्फ 2, जिनका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, जिनका सिर्फ 2 गुणनखंड हो, तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब अभाज्य संख्या में पता है हम लोगों को ऐसा ऐसा नंबर लिखना है कि जो मैक्सिमम 2 नंबर से कटना चाहिए। मतलब जिनका मतलब 2 नंबर से कटना चाहिए। हाँ, कोई भी नंबर 2 से कट जाता है, वो 1 से, वो खुद से। जैसे देखिए, तो हम लोग का 2 से 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है ना। ये है हम लोग का क्या? अभाज्य संख्या। मतलब अभाज्य संख्या का मतलब बस समझिए ना कि बस वो 2 संख्या से कटना चाहिए, बस 2 से। और एकरा अलावा यदि वो 3 से कट रहा है, 4 से कट रहा है, तो वह अभाज्य नहीं है, वह क्या है? भाज्य है, ठीक है ना। वह 2 से कटेगा तो भाज्य, सॉरी अभाज्य। जैसे 2 1 और 2 से, 3 1 और 3 से, 5 1 और 5 से, ठीक है ना। तो वह होता है अभाज्य। अब पूछेगा ना सबसे छोटी अभाज्य संख्या, आप लोगों से यहाँ पूछेगा नोट में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। आपसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे, आपसे छोटी सम अभाज्य पूछे तो वो 2 होगा। आप लोगों के सामने नंबर है, नंबर को देख के पहचानिएगा, ठीक है ना। आप लोगों से बोलेगा सबसे छोटी विषम अभाज्य, सम अभाज्य बोलेगा तो भी 2 होगा, विषम अभाज्य बोलेगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है। ये सारे नंबर है। तो बताइए अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि बस 2 संख्या से कटना चाहिए। 91 1 से कटेगा, 13 से कटेगा, 7 से कटेगा, 91 से कटेगा, ये नहीं है। 41 ही है जो 2 से कटेगा, एगो 1 से, एगो 41 ले, बस। 85 कटेगा, 5 ले 1 से, एगो 85 से, एगो 17 से कट जाएगा, तो ये नहीं है। 121 1 से, 11 से, 121 ले कटेगा, ये नहीं है, ठीक है ना। मतलब वैसी संख्या जो 1 और स्वयं से कटे उसे अभाज्य बोलते हैं, बस। क्लियर, ठीक है ना। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं भाज्य, भाजक, भागफल,
शेषफल में संबंध। क्लास 8-9 का कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है ना, कि बिल्कुल भैया ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को पता है, ठीक है ना। भाज्य, भाजक, भागफल, गुणनफल, ठीक है ना, इतना चीज हम लोगों को पता है, ठीक है। तो हम लोग भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल में संबंध आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो सीखने से पहले जानते हैं, आप लोग कुछ भागा हुआ दिखाते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर 5 है, ठीक है बाबू, इसमें आप लोग 3 से भागा दे रहे हैं, तो एक बार में जाएगा 3, तो 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2, ठीक है। तो अब इसी को देखिए, इसको बोलते हैं हम लोग भाजक। क्या बोलते हैं बबुआ लोग? इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भागफल। ये तो बात पता है ना? बोलो कि हाँ सर जी पता है। इसको बोलते हैं भागफल, इसको बोलते हैं हम लोग शेषफल, इसको बोलते हैं शेषफल, इसको बोलते हैं हम लोग भाज्य। यदि किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं कि 5 को लाना रहता है, तो 5 को लाना रहता है तो क्या करते हैं, 3 का गुना 1 से करते हैं और 2 जोड़ देते हैं, तो 3 गुना 1 और प्लस 2, ये काम करते हैं ना? बोलो कि हाँ सर जी करते हैं। मतलब इसका गुना एकरा में करते हैं या 2 जोड़ देते हैं। तो चलिए 5 का नाम क्या है, भाज्य। तो हम लोगों को जब भी भाज्य लाना रहता है, भाज्य बराबर, तो क्या करते हैं, भाजक गुना भागफल। तो यहाँ लिखिए भाजक गुना भागफल और प्लस का करते हैं शेषफल, ठीक है ना। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल, ये संबंध आप लोगों को पता होना चाहिए। तो हम लोग समझ लिए कि भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल क्या होता है। अच्छा ये बताइए, जो ही आने वाला शेषफल है कभी भी इसके बराबर या इससे बड़ा हो सकता है? नहीं हो सकता है। शेषफल हमेशा एक से छोटे ना रहेगा। यदि बराबर रहेगा तो एक बार में और ही नहीं चल जाएगा। यदि हम यहाँ 6 करते हैं 6, तो 3 दूनी 6 चल जाएगा। आ रहा है बात समझ में हम क्या बोल रहे हैं? यदि यहाँ 6 भी हम लिख रहे हैं तो 3 दूनी 6 2 बार में कट के खत्म हो जाएगा। तो जो शेषफल होता है ना, वो याद रखिएगा कि भाजक से छोट होता है हमेशा, ठीक है। तो यहाँ नोट में आप लोगों को लिख देना है, नोट में, ठीक है, एकदम हमेशा याद रखना है। ये सब छोटा छोटा बात है, याद रखना है कि शेषफल, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होता है। हमेशा याद रखना है कि शेषफल जो होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है। कोई दिक्कत, किसी को कोई परेशानी, किसी को कोई समस्या नहीं ना? कहेगा ना सर कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक नहीं है। चलिए अब यहाँ के बाद पता है आता है आप लोगों का यूक्लिड विभाजन प्रमेय। और आप लोग के मन में ये बात आ रहा है कि सर जी यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये कैसा प्रमेय है? तो जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय कोई प्रमेय है नहीं, कोई कुछ प्रमेय नहीं है। आप लोग देखिए, जैसे हम लोग अभी 5 में भागा दिए हैं ना, हाँ सर जी हम लोग तो अभी 5 में भागा दिए हैं 3 से। एक बार में गया था 3 और यहाँ बचा था 2, बचा था ना। तो यही जो है ना, देखिए हम लोग अभी एकरा में क्या लिखे हैं, 5 बराबर 3 गुना 1 अब प्लस का 2 लिखे हैं ना। तो एकरा के लिखते हैं जानते हैं क्या, ए, एकरा के लिखते हैं हम लोग बी, एकरा के लिखते हैं क्यू, एकरा के लिखते हैं आर। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी इस 5 का जो नाम होता है ना वह ए होता है, 3 का जो नाम है ना इसका बी होता है, एक और इस जगह का नाम क्यू रख दिया गया है और इसका नाम रख दिया गया है आर। कहिएगा हे भगवान, एकरा के बनाने का क्या जरूरत था? यूक्लिड विभाजन प्रमेय को बनाने का क्या जरूरत था? ये बतिया हम लोग 7वें 8वां से पढ़ते आ रहे हैं।
अब बस एक के तनी मनी संख्या में लिख दिया। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय आप लोगों को यहाँ पर लिख लेना है क्या होता है। ये रंगा सियार था, ठीक है ना, आप लोग पहचान गए, ठीक है ना। अब आप लोग एक तरह से बहुत डरते थे कि बाप रे बाप पता ना क्या होता है यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय जरा आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम यहाँ क्या लिख रहे हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हो गया, हो गया ना। अब यह जो आर है शेषफल बताना है, शेषफल क्या होता है। तो शेषफल हमने के पता है आर जो है ना वो हमेशा बी से क्या होता है, छोटा होता है। क्या होता है, छोटा। तो आर के बारे में यहाँ लिख लीजिएगा कोष्ट में, ठीक है ना, कि इसलिए यहाँ लिख दीजिएगा कि 0 से मतलब आर 0 भी हो सकता है लेकिन बी से छोटा रहेगा। ये टर्म एंड कंडीशन होता है शेषफल का। तो जो शेषफल होता है वो 0 नहीं आ सकता है। जैसे यहाँ पर 6 रहेगा तो 3 दूनी 6, शेषफल 0 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो शेषफल 0 भी हो सकता है लेकिन एकरा से तो कमे ना होगा, एकरा से तो कमे होगा। वही लिखे हैं कि आर का मान 0 या 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन बी से छोटा ना रहेगा हमेशा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। और ये आप लोगों का यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। याद रखिएगा नोट में यहाँ से कि इसकी सहायता से, इस प्रमेय की सहायता से, यहाँ आप लोग लिखिएगा इस प्रमेय की सहायता से सिर्फ HCF ज्ञात किया जा सकता है। HCF ज्ञात किया जा सकता है। आ रहा है कुछ बात समझ में। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हम लोग सिर्फ HCF निकाल सकते हैं। अब आपके माइंड में एक और आया होगा सवाल, सर थोड़ा HCF और LCM पढ़ा दीजिए ना सर, एग्जाम में आता है और हम लोग भूल गए हैं। बताइए HCF और LCM कितने लोग भूल गए हैं। मुझे तो पता है लगभग आप लोग भूल ही गए होंगे HCF और LCM। तो याद रखिएगा कि इस प्रमेय की सहायता से हम लोग सिर्फ HCF निकाल सकते हैं, ठीक है ना, HCF। अगला आता है, चलिए कुछ इस पर सवालें देख लेते हैं तब सीखते हैं हम लोग। देखिए यदि भाग एल्गोरिथम ये दिया है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हम लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो बोला गया है ए का मान 87, बी का मान 29, क्यू का मान 3 है, तो आर का मान बताना है। तो चलिए आइए रखते हैं। तो हम लोग का यहाँ दे दिया गया है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर है। चलिए ए का मान यहाँ पर 87 आप लोग रखिए। चलिए बी है, बी का मान है 29, क्यू का जो मान है वह 3 है, प्लस आर हो गया, ठीक है ना। चलिए 87 बराबर 29 दिया कितना होता है 87, प्लस का आर। 87 प्लस में है तो यहाँ पर हो जाएगा 87 माइनस का 87। तो यहाँ से आर बराबर हम लोग का हो जाएगा 0, ठीक है ना। आर बराबर 0 का मतलब है कि हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो क्या ये सवाल नहीं बनेगा, मतलब ये दिया था ए बी सी का मान एक रख देना है और सॉल्व कर देना है। आर का मान जो है वह निकल गया। अब आइए आता है अगला सवाल जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 960 और 432 का मसा ज्ञात करें। तो हम क्या बोले हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप लोग सिर्फ मसा ही निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे भाई, दिमाग तो लगाना पड़ेगा। देखिए तो हम लोग मेरी कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखिएगा कि जब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से आप लोगों के मसा निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है ना, HCF निकालने के लिए बोलेगा, महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है ना। तो कैसे हम लोग निकालेंगे, सबसे पहले आप लोगों को 2 संख्या चूज कर लेना है, ठीक है ना। मतलब 2 वाला दिया रहेगा ना, तो कभी कभी 3 वाला देता है तो कोई बात नहीं, पहले 2 वाला समझ लेते हैं, ठीक, पहले 2 वाला समझ लेते हैं। जब आप लोगों को 2 संख्या दिया रहेगा उन दोनों से आप लोगों से पूछेगा HCF निकालने के लिए पूछेगा। तो क्या करना है कि दोनों संख्या में जो छोटा वाला रहेगा ना, तो छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग देना है हमेशा। हम क्या बोले हैं, जब 2 संख्या दिया रहेगा तो छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग देना है, अब फिर कटाते रहना है।
ठीक है। अब 3 गोला कैसे निकलेगा वो समझाएंगे, पहले 2 गोला समझा लेते हैं। तो चलिए 960 और 432 में सबसे छोटा कौन है? 432। तो आप यहाँ लिखेंगे 432। अब इस 432 ले क्या करेंगे कि इस 960 में आप लोगों को भाग देना है। तो क बार में जाएगा? 2 बार में। चलिए 432 में 2 से गुना करेंगे तो 800 हो जाएगा 64। चलिएगा 10 में से 4 गया तो 6 हो गया। ये हो जाएगा 5 यानी 15। 15 में से 6 जाएगा तो हो जाएगा 9। हाई हो गया खत्म, 96 हो गया। और यहाँ ये हो गया 432 हो गया ना। चलिए तो ये अब देखना है क बार में जाएगा। 9 5 45, 5 बार में तो जाएगा नहीं, 4 बार में। 9 चौके 36, 4 बार में चल जाना चाहिए। 6 चौके 24 की 4 हासिल गई 2। 9 6 सॉरी 6 4 छक्का 24 की 4 हासिल गया 2। ठीक है। 9 चौके 36, 36 और 2 38 हो गया। चलिए 12 में से 4 गया 8, ये हो गया 12। 12 में से 8 गया 4, खत्म हो गया ये। तो अब यहाँ पर आ गया 96। ठीक है ना। चलिए 48 दूनी 96, ये पूरा का पूरा आप लोग का कट गया। तो जहाँ पूरा पे कट जाएगा, जहाँ पूरा जो जोन भी संख्या पूरा काट देगा, यही हम लोग का होता है HCF। बताया समझ में? तो आप लोग इससे बहुत पहले सीखे भी होंगे। ठीक है ना। तो जो यहाँ पर ये काट दिया ना, यही क्या कहलाता है? HCF। बस अब एक लिखना है। तो अब देखिए ये जो भागा हुआ है को स्टेप में हुआ है। कितना स्टेप में? तो 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप। हम लोग का जो भागा हुआ है वो 3 स्टेप में हुआ है। तो आप लोगों को यहाँ चलिए लिखना है। ठीक है ना। देखिए कैसे बनाना एग्जाम में। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है यहाँ पर कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय, ये आप लोगों को लिखना है। ठीक है। चलिए अब यहां पर आप लोगों को लिखना है स्टेप 1। स्टेप 1 में ध्यान से आप लोग देखिएगा कैसे करना है। ठीक है। यहाँ पर 960 है ना, तो आप लोगों को लिखना है ऐसे ही। देखिए 960 बराबर, याद नहीं करना है, समझना है। जो बीचवा में रहेगा ना वो यहाँ लिख देना है। 432 गुना 2 प्लस का 96। 432 गुना 2 प्लस का 96। ठीक, ऐसा करने आएगा ना। ये स्टेप 1 हो गया। अब आइए अगला, यहाँ पर आप लोगों को लिखना है स्टेप 2। अब आइए स्टेप 2 पर हम लोग आते हैं। स्टेप 1 वाला भागा हो गया ना। अब ये स्टेप 2। स्टेप 2 के बीच में कौन है? कहेगा सर जी 432 है। तो आप लोगों को यहाँ पर लिखना है 432 बराबर 96 गुना 4 प्लस का 48। 96 गुना 4 प्लस का हो जाएगा 48। ठीक है। अब आइए अगला हम लोग का आता है यहाँ पर स्टेप 3। ठीक है, स्टेप 3। चलिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, बीच में क्या है? 96। बीच में 96 है ना। तो चलिए तो हम यहाँ लिखते हैं 96 बराबर 48 गुना 2 प्लस का 0। जब तक याद रखिएगा कि जब तक ई नहीं कटेगा, जब तक शेषफल 0 न आ जाए, यहाँ 0 लिख दीजिएगा। जब तक शेषफल 0 न आ जाए तब तक भागा देना है। तो कहिए सर जी भागा देते तो 7 जन्म बीत जाएगा, तो वो भागा देंगे। हाँ ठीक है। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक इनका क्या करना है? भागा देना है। अब यहाँ जो आया है ना हाई वाला, यही HCF कहलाता है। तो यहाँ लिख देना है कि इसलिए HCF बराबर हो जाएगा 48। कितने बच्चे लोग यहाँ से सीख गए बताइए? ये आप लोग सीख गए ना। अब आते हैं अगला। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है। ठीक है ना। आप इसका बना के आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप लोग समझ, मान लीजिए 3 को दे देगा। मान लीजिए कि यहाँ पर एगो और संख्या दे देता 200। 3 को दे देता 960, 432 और 200 दे देता, तब क्या करते? तो कुछ नहीं, आप लोगों को 3 को दे देवे, 4 को दे देवे, को दे देवे। मान लीजिए 3 को दिया है ना, तो कौनो 2 के लेके सॉल्व करो पहले। ठीक है ना। हम क्या बोले हैं? जब 3 को दे देगा ना तो कौनो 2 को लेके सॉल्व करो। मान लो है 2 के लेके सॉल्व किए,
हमनी के लास्ट में कट के कितना आया 48 आया ना। तो अब ये 48 अब ये 200 को लेके हल करना है। जो लास्ट में कटेगा, जैसे इसमें कट के यहाँ आ गया है 0, तो अब 48 और 200 को कटाना है, ठीक है ना। 48 और 200 को हल करना है, मतलब 48 ले 200 में भागा देना है, फिर कटाते कटाते आना है, जहाँ लास्ट में पूरा कट जाएगा तो वहीं पर HCF हो जाता है। आए बात समझ में, वैसे होता है। चलिए, तो ये होमवर्क है। अब यहाँ पर हम लोग अब पूरी तरह से सीखेंगे, ठीक है ना। अब सीखेंगे HCF एंड LCM, ये होता क्या है, कि HCF क्या होता है, LCM क्या होता है। बहुत चर्चा हो रहा है इसका। कहाँ पर चर्चा हो रहा है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय में अभी इसका बहुत चर्चा हो रहा था। तो देखिए, सबसे पहले इनके फुल फॉर्म को समझते हैं, ठीक है ना। इनके फुल फॉर्म को समझते हैं। तो यहाँ देखिए HCF का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है हाईएस्ट, C से होता है कॉमन, और F से होता है फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बताया समझ में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक हम लोग इसको बोलते हैं। अब आइए यहाँ पर, इसमें हम लोग बोलते हैं LCM। LCM का मतलब पता है क्या होता है, लिस्ट, मतलब LCM का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन, M का मतलब होता है मल्टीपल। सबसे पहले इसकी मीनिंग को समझना है, ठीक है ना। इसका हिंदी होता है लघुत्तम समापवर्तक, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक होता है। आप लोग सबसे पहले समझिए ना कि HCF होता क्या है, LCM होता क्या है। जैसे आप लोगों के सामने हम लिख रहे हैं नंबर, एगो 12 और एगो लिख रहे हैं 20, ठीक है। तो आप लोगों से अक्सर पूछा जाता है कि 12-20 का HCF का होगा, 12-20 का LCM क्या होगा। अक्सर आप लोगों से लोग पूछेंगे। सुनो, HCF का मतलब होता है ना कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ये दोनों को काट देवे। बात आ रहा है समझ में, हम क्या बोल रहे हैं। HCF में आप लोगों को वह बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो यह दोनों को काटेगा। बताइए, तो ये दोनों को तो 2 भी काट सकता है, लेकिन 2 से कोई और बड़ा नंबर है जो इसको काट सकता है। कहेगा सर 4 जो है 2 से बड़ा है, लेकिन 4 काट सकता है। तो 4 यानी 12 है, 4 5 20। क्या 4 से और कोई बड़ी संख्या है जो 12 और 20 को काट देवे? कहेगा ना सर, 4 से बड़ी कोई संख्या नहीं है न कि जो दोनों को साथ ही काट देवे, नहीं है। 5 6 7 कोई नहीं है। तो इस दोनों संख्या का जो HCF होगा 4 होगा। बात आया समझ में। HCF का होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो ये दोनों को काट देवे, ठीक। अब LCM क्या होता है? LCM होता है ना कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए कि अब ये दोनों ओकरा के काटेगा। HCF में ये दोनों कटाता है, एकरा कोई काटने वाला आ जाता है। HCF में ये दोनों को काटने वाला कोई संख्या आता है, LCM में ये खुद के और के काटता है। बताओ, वह छोटी से छोटी संख्या बताओ जो ये दोनों काट देवे ओकरा के, ठीक है ना। कोई है बताओ जो काट देवे ये दोनों को? तो 12 और 20 में ऐसी छोटी संख्या जो दोनों काट देवे। तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 5 60। 60 एकदम छोटी से छोटी संख्या है। 60 एकदम छोटी से छोटी संख्या है जो 12 भी 60 को काट सकता है और 20 भी 60 को काट सकता है। तो 60 हमारा ये दोनों संख्या का LCM हो जाएगा। आया बात समझ में? HCF क्या होता है? तो HCF बनाने का सबसे खतरनाक मेथड जो नियम है वह आज सीखेंगे हम लोग, गुणनखंड विधि। याद रखिएगा, गुणनखंड विधि आप लोग एक बार में ही सीख जाइएगा। गुणनखंड विधि होता क्या है
और आप लोग इसी की सहारे दुनिया के किसी भी संख्या का आप लोग HCF और LCM आप लोग निकालने का क्षमता आप लोग रखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन क्या है कि हम लोग को निकालना है 12 और 20 का HCF एंड LCM निकालें। पता है? कहेगा हाँ सर जी। हम लोग को 12 और 20 का जो है ना वह HCF और LCM जो है हम लोगों को निकालना है। तो चलिए, सबसे पहले करना कि 12 को कहीं साइड में तोड़िए। यही आइए तोड़ते हैं 12 को। 12 हो गया ना, आइए तो 2 से कटाते हैं। 2 से क बार में 6 बार में, 2 से क बार में 3 बार में, फिर ओकरा बाद कितना हो गया 20 हो गया। तो चलिए 20 करते हैं। तो 2 से हम लोग का हो जाएगा 10, फिर हम लोग का 2 से हो जाएगा 5, तो 12 हो गया, 20 हो गया। तो अब आइए हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 12। तो 12 को हम 2 को बार लिखते हैं, 2 को लिख देते हैं 2 बार और 3 को 1 बार। मतलब 2 को है तो 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 3 एगो 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। फिर हमारे पास 20 है, तो 20 को 20 में 2 का एगो है, 2 गो है, तो 2 के पावर 2 गुना 5 हो गया। ठीक है, अब आइए HCF। अब यही समझना है, ध्यान से समझना है HCF का मतलब क्या होता है। HCF में तो मीनिंग समझा दिए हैं, अब एक में समझो। HCF में 2 गो रीजन, जो मिलेगा बस वही लिखाएगा। हम क्या बोले हैं, HCF निकालते समय ध्यान देना है कि जो मिलेगा बस वही लिखाएगा, और 2 नंबर में सबसे कम पावर वाला लिखाएगा। क्या बोले हैं, सबसे कम पावर वाला लिखाएगा। तो है तो दोनों में पावर तो 2 है, बराबर है, कोनो कम बेसी नहीं है, तो बस खाली यही लिखा जाएगा 2 के पावर 2। एकरा में तो ये अलग अलग है ना, तो नहीं लिखाएगा। जो दोनों में शामिल रहेगा संख्या वही लिखाएगा, हाँ सबसे कम पावर वाला। तो 2 के पावर 2 कितना हो जाता है हम लोग का 4। आया समझ में? अब आइए LCM निकालना है। तो LCM में क्या होता है, सुनो पहले ध्यान से। जो मिलेगा ना उसका सबसे बड़ा पावर लिखाता है। हम क्या बोले हैं, मान लो जो संख्या दोनों में मिल रहा है तो HCF में सबसे छोटा लिखाता है और LCM में सबसे बड़ा लिखाता है। तो अभी तो फिलहाल दोनों बराबर है, तो 2 के पावर 2 लिखना पड़ेगा। और LCM में जो नहीं मिलता है ना वो लिखाता है। जैसे मान लो 3 एकरा में अकेले है, 5 एकरा में अकेले है, तब वो ही लिखाएगा। LCM में लिखा जाता है लेकिन HCF में नहीं लिखाएगा। तो 5 तिया 15 और 15 से कितना हो गया 60। तो देख रहे हो 60 LCM हो गया और HCF कितना आ गया 4 आ गया। तो ये होता है हम लोग का HCF और ये LCM का सारा कहानी पूरा तरह से समझा दिए हैं बाबू। ठीक है ना, इसमें किसी प्रकार का कोई समस्या, कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हम लोग आगे बढ़ें, बोलो कि हाँ सर जी आगे बढ़ा जाए, कोई एकरा में दिक्कत नहीं है। अब आ जाइए, आपके सामने किस्मत से बहुत अच्छा सवाल आ गया है कि 36 और 84 का मसा होगा, बताना है। ठीक है ना, 36 और 84 का मसा क्या होगा। मसा मतलब HCF। आइए निकालते हैं। तो इसको बनाने का 2 तरीका सिखाएंगे। एक सिखाएंगे वह बेसिक फॉर्मेट, एक सिखाएंगे ऑप्शन से। ठीक है ना, पहले आते बेसिक सिखाते हैं। पहले 36 को तोड़िए। ठीक है ना, आइए 2 से क बार में 18, 2 से क बार में 9, फिर 3 से क बार में तोड़िए 3 हो गया ना। फिर उतना कितना है 84। आइए 84 को तोड़ते हैं। तो 2 से जाएगा आप लोगों का 42, फिर 2 से जाएगा 21, फिर 3 से जाएगा 7 हो गया ना। चलिए तो यहाँ आप लोग लिखिए 36 बराबर 2 कैगो है 2 गो, 3 कैगो है 2 गो, 84 कैगो है। 84 में देखो, 84 में हम लोग का 2 कैगो है 2 गो, एगो 3 है एगो क्या है 7 है। हो गया ना। चलो इसे लिख देना है। HCF कैसे निकालना हम क्या बताए हैं, जो दोनों में शामिल रहेगा वही लिखाएगा और सबसे कम पावर वाला याद रखिएगा। HCF में कम पावर वाला लिखाता है। तो एकरो में 2 है, एकरो में 2 है, तो 2 में सबसे कम पावर कौन रखा है, लेकिन दोनों तो बराबर रखा है, तो बराबर रखा है तो एक ही लिख देना है। चलिए आइए, हाई 3 के पावर 2 रखा है, हाँ हाई 3 के पावर 1 रखा है, तो जो मिलेगा ना उसका कम पावर लिखा जाता है HCF में। तो खाली 3, 2 के 4 4 3 कितना हो जाएगा 12। ये हो गया। अब आइए तो बस 12 है जो ऑप्शन में है।
ये हो गया। आया बात समझ में। अब ऑप्शन से कैसे मारेंगे, मौसा का मतलब क्या समझाए हैं, संख्या काटना चाहिए, संख्या काटना चाहिए। चलो आओ देखना है, सबसे पहले बड़ी संख्या ट्राई करो, बड़ी संख्या से। आ तो 14, 14 36 को काट देगा, 14 36 को काट पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। 14 से छोट कौन है और ऑप्शन में 12, क्या 12 36 को काट पाएगा, हाँ। क्या 12 84 को काट पाएगा, हाँ, तो 12 ही आंसर। 2 सेकंड में आंसर खत्म। फिर से आपको ऑप्शन में देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। ऐसा सब ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या 14 है, 14 से दोनों में भाग दीजिए, दोनों में भाग लग रहा है कि नहीं। क्या 14 36 को काट पाएगा, नहीं काट पाएगा, तो नहीं होगा। 14 से छोट कौन है 12, क्या 12 36 काटेगा, हाँ, तो एगो नहीं दोनों को कटवाना है। क्या 12 84 को काट पाएगा, हाँ काट पाएगा, तो 12 आंसर हो गया, बन गया। चलिए अब आइए, दो धनात्मक पूर्णांकों के HCF और एलसीएम के बीच में संबंध, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। कि पूछता है कि HCF और एलसीएम में संबंध क्या है, तो इस संबंध को जानना है तो सबसे पहले आइए यहाँ पर हम लोग अभी निकाले हैं 12 और 20 का HCF और एलसीएम निकाले हैं ना। तो HCF आया है 4 और एलसीएम कितना आया है 60 आया है ना। तो हम कुछ लिखना चाहेंगे यहाँ पर, आइए तो हम यहाँ पर अभी आपके पीछे 12 और 20 था ना, 12 और 20 का HCF और LCM। तो चलिए हम लोग इसका HCF निकाले हैं। देखिए सबसे पहले ये जो नंबर है ना करके ए मान लेते हैं कि a बराबर 12 है, ठीक है। हाई जो संख्या है करके b मान लेते हैं कि b बराबर क्या है 20 है। तो हम लोग HCF निकाले थे अभी, तो HCF आया था 4, ठीक है। और हम लोग अभी LCM निकाले थे तो 60 आया था ना। तो जरा अभी यहाँ पर कुछ देखा जाए, जरा 12 और 20 को गुना कराया जाए तो मतलब ये दोनों संख्या को तो नहीं आपस में गुना कराइए, तो a गुना b गुना कराइए। तो ध्यान से देखिए 12 गुना 20 करवाइए, कितना आ रहा है, तो 12 गुना 20, तो 12 गुना 20 कितना होता है बाबू 240। बताया समझ में, 12 गुना 20 कितना होता है 240। जरा तनी एक और गुना कराइए तो HCF और LCM का, तो HCF और LCM का गुना कराइए तो 4 गुना 60, 4 गुना 60 कितना आ गया 240 आ गया ना। तो ये क्या हो गया, दोनों संख्या का गुना और HCF और LCM का गुना, ये तो बराबर आ रहा है। देख रहे हो ना, यहां भी 240 यहां भी 240। इसका मतलब कि यहां से हम एगो फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, हम लोग यहां से एगो सूत्र तैयार कर सकते हैं, क्या कि HCF गुना LCM, HCF गुना LCM बराबर A गुना B। ये हम लोग फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं, दोनों बराबर है ना होता है। देखिए HCF LCM का मान भी उतने है, A गुना B का मान बराबर है, इसका मतलब दोनों का बराबर है, आपस में बराबर कर दिए, बस यही तो फॉर्मेट है, आप लोग को याद रखना है। तो HCF गुना LCM बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, एक का हम लोग बोलते हैं पहली संख्या। बात आया समझ में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पहली संख्या बोलते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं दूसरी संख्या। किसी को कोई तकलीफ है तो बता दीजिए, ये हम लोग पूरी अच्छी तरह से समझ गए। अब यहाँ पर देखिए एक सवाल भी आप लोगों को दिया गया है कि दो संख्याओं का लसा और मसा। देखिए लसा मतलब कि हाई जो दिया है ना ये LCM दिया हुआ है, हाई मसा मतलब कि HCF दिया हुआ है, और पहली संख्या मतलब कि ये A दिया हुआ है, दूसरी संख्या मतलब कि हम लोगों से B पूछ रहा है। देख रहे हो सवाल कैसे बन रहा है। तो हम लोगों को LCM कितना दिया हुआ है, तो LCM दिया गया है 221 दिया हुआ है ना। लसा 221 है, मसा कितना है 4 है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि HCF जो दिया गया है तो वो हम लोग का 4 है, ठीक है। और पहली संख्या A यानी A का मान कितना दिया हुआ है 17, और हम लोगों से B का मान पूछ रहा है। तो हम लोग अभी सूत्र क्या जानते हैं
कि HCF गुना LCM बराबर A गुना B होता है। तो HCF का मान कितना है 4, LCM का मान होता है 221, A का मान है 17 गुना B। ऐसे हो गया ना। चलिए कटेगा जी, कटाना पड़ेगा। चलिए कटा के चेक करते हैं। इसे B का मान पहले निकाल लेते हैं। B का मान निकालेंगे तो 4 गुना 221 बाटा में 17। चलिए कटाते हैं। 17 से एक बार में 17 3 20 2 5 5 17 3 51 13 बार में कटेगा। और 13 चौके कितना होता है 68, सॉरी 13 3 26 13 13 चौके 52 होता है, ठीक है ना। तो B बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का, हो जाएगा 13 चौके 52, यानी दूसरी संख्या कितना आएगा 52, यानी ऑप्शन नंबर हम लोग का यहाँ से D आएगा। कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक नहीं। तो 31 नंबर सवाल था जो आपको बोर्ड एग्जाम में आया था, सेंटर पे जानते हैं 2025 में आया था। तो ऐसे सवाल आते हैं, बनेगा ना, कमेंट बॉक्स में बताते रहना। अब पढ़ना है सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर से। ये क्या होते हैं, ये बहुत ही खतरनाक सवाल होते हैं, ठीक है ना। पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। सह अभाज्य, सह अभाज्य का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है ना। सह अभाज्य का मतलब होता है कि जिसका HCF एक हो, मतलब दो संख्याओं का ऐसा पेयर, मतलब दो संख्या का ऐसा पेयर, ऐसा साथी जिनको दुनिया का कोई नंबर ना काट पाए एक के अलावा। बात है समझ में। दो को ऐसा नंबर लेना है ना कि जिनको बस एक के अलावा कोई ना काटे, तो उनको बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। बात आ रहा है समझ में। ऐसा दो संख्याओं का युग्म पेयर जिनको बस एक काट सके, एक के अलावा वो किसी से ना कटे, उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर। तो परिभाषा में लिखिए ऐसी संख्या, ऐसी संख्या ऐसी संख्या का युग्म लिखना पड़ेगा क्योंकि पेयर होता है, जोड़ा होता है। ऐसी संख्या का युग्म जिनका HCF एक हो, तो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में देखिए, जैसे में 2 3, बताइए इसको कोई एक के अलावा काट पाए तो 11 15 5 7 12 17, ठीक है ना। इनको कोई एक के अलावा कोई और संख्या काट दे तो बता दीजिए, कोई एक के अलावा कोई और संख्या काट दे तो बता दीजिए, नहीं काट पाएगा। ये है हम लोग का सह अभाज्य, बस जिनको बस एक काट सके, एक के अलावा कोई नहीं। मान लीजिए जैसे हम आप लोगों से बोल दिए ना बाबू कि 4 और 6, बताइए क्या यह सह अभाज्य है? नहीं। 4 और 6 को एक के अलावा 2 काट देगा, 2 4 को भी काट सकता है, 2 6 को भी काट सकता है, इसीलिए ये जो है ना ये सह अभाज्य नहीं है। जिनको एक के अलावा कोई और संख्या काट देवे तो सह अभाज्य नहीं है, ठीक। चलिए आइए, निम्नलिखित में से कौन सह अभाज्य संख्याओं का युग्म है? तो आइए देखिए 14 और 35 है, एक के अलावा इस 7 से, देखिए 14 7 से भी कट जाएगा और 35 भी 7 से कट जाएगा ना। हम क्या बोले, एक के अलावा किसी और से नहीं कटना चाहिए, 7 से कट रहा है नहीं होगा। 18 25 ये लग रहा है कोनो से नहीं कटेगा, ठीक है ना, यही होगा। 17 51 17 से कट जाएगा, 32 62 2 से कट जाएगा, यो नहीं होगा, तो ये नहीं होगा, हम लोग का बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सारा हम लोग आज के क्लास में समझे हैं, ठीक है ना। अब आइए अगला आता है, ठीक है ना। अब पढ़ना है कि दशमलव प्रसार शांत और अशांत कब होगा? शांत और अशांत, ठीक है, शांत और अशांत कब होगा? तो शांत का मतलब पता है, जैसे देखिए कोनो को भूत धरता है, ठीक है ना, महिलाओं को अक्सर भूत धरता है तो वो सब व्याकुल रहती है, घर में एकदम पूरा चिल्लाएगी, पूरा झोटा पटकेगी, ऐसे पूरा करती है, ठीक है ना, तो वो सब अशांत रहती है। और देखना कहीं पुरुष को भूत नहीं धरता है, पुरुष हमेशा शांत रहता है, न किसी से झगड़ा करेगा, न किसी से बहस करेगा। महिला हमेशा जब तक वो सब झगड़ा नहीं करेगी,
पेट का पानी पचवे नहीं करेगा, ठीक है ना। हो सकता है शादी हुआ होगा तो पति तो परमानेंट झगड़ा करने के लिए वो तो बंधा गया है, ठीक है ना। नहीं शादी हुआ है तो घर में भाई होगा, मम्मी होगी, पापा से नहीं लगती है, मम्मी से, भाई से, बहन से लगे खूब झगड़ा करती है ये सब। तो वही है, अशांत का मतलब होता है ना कि वो हमेशा झगड़ा करते रहेगा, मतलब वो संख्या कभी रुकेगा ही नहीं, मानवे नहीं करेगा, हमेशा। अब तुम लोग भाग देते देते मर जाओगे लेकिन कटेगा नहीं वो, उसको बोलते हैं अशांत। अशांत का मतलब होता है कि जो कट जाए, ठीक है ना। मतलब दशमलव के बाद 2 अंक जाए, 1 अंक जाए, 3 अंक जाए, 4 अंक जाए, 5 अंक जाए, 6 अंक जाए, लेकिन वो कट जाए, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं शांत। और जो नहीं कटेगा तो उसे क्या बोलते हैं, अशांत। आया बात समझ में? आइए तो हम लोग यहाँ समझते हैं, शांत का डिफिनेशन लिख लेते हैं। शांत लिखिएगा, जब कोई संख्या P/Q के रूप में हो तो इनका सबसे छोटा रूप करें एवं उसके बाद हर में अर्थात Q में सिर्फ 2 के पावर m या 5 के पावर m या 2 के पावर m गुना 5 के पावर m दोनों हो तो यह दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है ना। दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। मेरे समझाने का मतलब यह है कि जैसे आप लोगों से बोलता है कोई कि 4/10, 2/15, ठीक है ना, ये शांत है कि अशांत है, तो भागा नहीं देना है, ठीक है ना, बिना भागा दिए हुए पता चल जाएगा, देखिए कैसे, ठीक है ना। जैसे आप लोग यहाँ समझाते हैं, जैसे हम आप लोगों को यहाँ पर दे दिए, जैसे मान लीजिए कि 2/15, ठीक है ना, 2/15, ये बताना है कि शांत है कि अशांत है, बताना है। तो देखिए आपको क्या करना है ना, एकदम आप लोगों को बेसिक चीज बता रहे हैं। जब भी ऐसा कोई नंबर देगा, बोलेगा कि यह शांत है कि अशांत है, पता करना। सुनो, तो आप लोग यदि कटने वाला है तो कटा के छोट करिए। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ और लिख देते हैं, मान लीजिए कि 14 है, बाटा में हम 20 दे देते हैं, ठीक है। तो ये तो कटने वाला नहीं ना है, ये तो अब छोटा नहीं हो सकता है, ये 2/15 तो छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो अब ये छोटा नहीं हो सकता है। तो नीचे जो 15 दिया गया है ना, इस 15 को आप लोगों को तोड़ना है। तोड़ने का मतलब यह है ना कि 15 को आप लोग साइड में लिखेंगे, हाँ कटाएंगे करा के, 3 से कटाइए क बार में, 5 बार में, हो गया। तो आप लोग यहाँ ऐसे लिखिए 2 बाटा, इस 15 को आप लोग 3 गुना 5 लिख सकते हो, बोलो कि हाँ भैया लिख सकते हैं 15 को। तो आप लोग एकदम छोटा करने के बाद जो नीचे 15 दिया है ना, 15 को ऐसे लिख देना है, और उसके बाद नीचे देखना है कि नीचे खाली 2 और 5 होना चाहिए, ऊपर भुला जाना है। सबसे छोटा रूप करने के बाद, ठीक है ना, सबसे छोटा रूप करने के बाद ऊपर वाला को भुला जाना है, खाली नीचे वाले को तोड़ना है, ठीक है ना। हाँ, नीचे खाली 2 रहे या खाली 5 रहे या 2 5 दोनों रहे तो शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। जहां 2 5 के अलावा कोई और नंबर दिख गया, कोई नंबर
दो पांच के अलावा कोई और नंबर दी गई 3 7 11 कुछ दिख जाए दो पांच के अलावा वो अशांत होगा। एकरा रहते हुए भी अशांत हो जाएगा, याद रखना। ये 3 आ गया है ना, तो ये क्या होगा, अशांत होगा। बात आया समझ में, यह अशांत होगा। 5 के अलावा 3 है ना, 3 की वजह से अशांत हो जाएगा। खाली 2 रहे, खाली 5 रहे, या 2 5 दोनों रहे तभी शांत होगा। एक अलावा कोई और नंबर आएगा तो अशांत। अब आइए 14/20 को हम लोग छोटा कर सकते हैं। देखिए 2 से 14 कटेगा 7 बार में, 2 से 20 कटेगा 10 बार में, कटेगा ना। 7 बाटा में कितना हो गया, 10। क्या यह और छोटा हो सकता है, नहीं, नहीं हो सकता। तो अब इस 10 को तोड़िए। क्या हम लोग 10 को 2 या 5 लिख सकते हैं, नीचे वाले को, ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है। नीचे 2 5, क्या इसके हर में 2 5 है, हाँ। क्या और कोई संख्या है, नहीं, खाली 2 5 है। तो खाली 2 5 है तो हम लोग का शांत होता है। शांत का मतलब होता है ना कि आप भागा देंगे ना तो कट जाएगा। जैसे 7/10 भागा देंगे ना तो 0.7 आएगा, भागा दे कट जाएगा। लेकिन है 2/15 है ना, ये नहीं कटेगा। आप लोग दिखा रहे हैं, यहाँ हम भागा करके दिखा रहे हैं, ये बढ़ते रहेगा लेकिन कभी कट नहीं सकता है। आप लोग देखिए यहाँ 2 है और 15 से हम भागा दे रहे हैं तो 0.20 हो गया। एक बार में हो गया 15, तो यहाँ आएगा 5, फिर 0, 15 तिया 45, ठीक है ना, 45, फिर आएगा 5, फिर 0, फिर 15 तिया 45, ठीक है। देख रहे हैं 5, यह 5 जिंदगी भर आते रहेगा, कटेगा नहीं, ठीक है। इसी को बोलते हैं अशांत। तो हम लोग भागा दे के नहीं चेक करेंगे, हम लोग ऐसे चेक करेंगे, ठीक है। रहेगा तो शांत, नहीं तो अशांत। आइए 11/80 का दशमलव प्रसार क्या है। क्या यह और छोटा हो सकता है, 11/80 बोले छोटा करना है, क्या और छोटा हो सकता है, नहीं। तो नहीं तो खाली 80 वाला को उठाइए, 80 को आप लोग साइड में उठाइए और तोड़िए। तो 2 से 80 कटेगा 16 बार में, सॉरी 40 बार में, 2 से कटेगा 20 बार में, 2 से कटेगा 10 बार में, 2 से कटेगा 5 बार में। क्या 80 में 2 5 के अलावा कोई और संख्या आया है, नहीं। इसका मतलब शांत है। जहां अगर हम कोई और संख्या आया तो अशांत। तो 80 में 2 5 है बस, तो यह शांत होगा, ये पक्का कटेगा। आइए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। नीचे बस 2 5 चाहिए, नीचे 2 5, कोई और चाहिए नहीं। देखिए हम लोग का इसमें 2 का 5 खाली है, 2 का 5 क्या है हम लोग का, इस शांत है, इस शांत है। हम लोग बोला है शांत नहीं है। नीचे देखिए खाली 2 5 है, शांत है, 2 5 है, शांत है। देखिए एक 2 के साथ क्या आ गया, 3 आ गया, 3 आ गया है ना, तो यही अशांत है। 2 5 के अलावा कोई और आ जाएगा अशांत। देखिए 2 के अलावा 3 आ गया है ना, यह शांत हो जाएगा। आइए 54 का अभाज्य गुणनखंड बताएं। 54 का अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है ना, 54 को आप लोग तोड़िए ऐसे, फिर 2 से कटाइए, 2 से कटाइएगा तो 27 बार में, 3 से कटाइएगा तो 9 बार में, और 3 से कटाइएगा तो 3 बार में। चलिए 54 को हम यहाँ लिख देते हैं। 54 में 2 कैगो है, एगो, और 3 कैगो है, 3 गो। देख लीजिए कहाँ मैच कर रहा है, 2 एगो और 3 3 गो, तो हम लोग का बी नंबर हो जाएगा। आइए निम्नलिखित में से m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक क्या होगा। हमें बताया है कि आप लोग का m कोई पूर्णांक है तो हम लोग का 2m 4m 6m 8m ये सब क्या होते हैं, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। 2m 4m 6m 8m ये सब का धनात्मक पूर्णांक होते हैं। देखिए सम में विषम जोड़िएगा, विषम आता है, शुरुआत में बताए थे। सम में सम जोड़िएगा, सम आएगा, यही होगा। सम में विषम, विषम आ जाएगा, सम में विषम, विषम आएगा। हो गया यहां तक। तो आज के इस पूरे लेक्चर में आप लोगों को पूरा समझा दिए हैं। पूरा चैप्टर 1 समाप्त हो गया। बस एगो टाइप बचा है, √3 √5 मतलब अपरिमेय संख्या सिद्ध करें, तो उसके लिए एक अलग वीडियो ला देंगे। लेकिन उसको छोड़ के आज के इस पूरे लेक्चर में आप लोगों का चैप्टर 1 बहुत अच्छे से दिल लगा के एकदम पढ़ाए हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई आप लोग कोर्स में भी पढ़ाया होगा, ठीक है ना, कि एक क्लास में कॉन्सेप्ट कराना, ठीक है ना, क्वेश्चन कराना, समझाना, नोट्स ट्रिक बताना पॉसिबल ऐसा नहीं है, ठीक है ना।
लेकिन आज की एक क्लास में आप लोगों को सारा चीज़ बताए ख़त्म कर दिए हैं। तो यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने भाई के लिए ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि इतना गर्मी में आप लोग के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कमेंट करिएगा ज़रूर, अपने दोस्त सर्किल में ज़रूर शेयर करिएगा ताकि सारे बच्चे पढ़ पाएँ और आपके भाई का जो सपना है टॉपर्स बनाने का और जो आप लोगों का सपना है 100 में 100 लाने का वो ज़रूर पूरा हो पाए। तो कमेंट जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, ठीक है ना। फुल सपोर्ट दिखना चाहिए। तो मिलते हैं आप लोग साथ ही नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 2 और उसके बाद एनसीईआरटी का सोल्यूशन भी हम लोग करेंगे। सारी चीज़ आप लोगों के टाइम टू टाइम सारे वीडियो आएंगे, बस अच्छे से आप लोगों को देखना है, अच्छे से रिवाइज करना है, नोट्स बनाना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।